नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पटना वासियों को अत्याधुनिक सड़क का तोहफा, सीएम ने किया सड़क का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है सड़क। मोकामा में मीडिया से मुखातिब हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामसागर सिंह। आरजेडी नेता श्याम रजक के बयान पर कसा तंज, कहा बिहार में एनडीए पूरा करेगी अपना 5 साल का कार्यकाल। राजगीर में वेणुवन बिहार पार्क का सीएम आज करेंगे उद्घाटन। 27 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ पार्क देशी विदेशी पर्यटकों के लिए होगा आकर्षण का केंद्र। और खलारी में बंद पड़े सेंट्रल स्कूल को फिर से खोलने की मांग तेज। सीसीएल प्रबंधन ने की पहल। सीसीएल मुख्यालय से एक टीम ने बंद पड़े स्कूल का लिया जायजा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। और लंबे समय के इंतजार के बाद पटना वासियों को आज अत्याधुनिक सड़क का तोहफा मिला है। पटना में बने आर ब्लॉक दीघा 6 लेने का काम पूरा हो चुका है और आज सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। बता दें कि आर ब्लॉक से दीघा के बीच 6 किलोमीटर लंबे में रेलवे ट्रैक की जमीन पर बनी सड़क का निर्माण दीघा तक पूरा हो गया है। 21 महीने में ये सड़क बनकर तैयार हो गई और पटना के लोगों को इस सड़क के उद्घाटन का लंबे वक्त से इंतजार था। 6 लेन वाली इस सड़क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया है। इस सड़क से बेली रोड की सीधी कनेक्टिविटी है। इस सड़क के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने भारतीय रेलवे को 221 करोड़ रुपए जमीन के लिए अदा की है और ब्लॉक दीघा 6 लेन प्रदेश की पहली ऐसी सड़क है जिसमें नाइज बैरियर्स के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए हैं। इस सड़क पर कई सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं 5 बस स्टॉप के साथ सुलभ शौचालय की सुविधा भी दी गई है। बरसात को देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम की भी व्यवस्था इस सड़क पर की गई है। और लंबे समय से इंतजार के बाद पटना वासियों को आज अत्याधुनिक सड़क का तोहफा मिल चुका है। आपको बता दें कि पटना में बने आरडब्ल्यू दीघा 6 लेन का काम पूरा हो चुका है और आज सीएम नीतीश कुमार ने इस सड़क का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि इस सड़क पर लोगों को काफी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। बरसात के मौसम को ख्याल में रखते हुए ड्रेनेज की सिस्टम भी इस रोड पर की गई है और इस सड़क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इसका नाम अटल मार्ग के तौर पर मुख्यमंत्री ने रखा है। को आज अत्याधुनिक सड़क का तोहफा मिला। पटना में बने आर ब्लॉक दीघा 6 लेन का काम पूरा हो चुका है और आज सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे वहां मौजूद रहे। बता दें कि आर ब्लॉक से दीघा के बीच 6.3 किलोमीटर लंबे में रेलवे ट्रैक की जमीन पर बनी सड़क का निर्माण दीघा तक पूरा हो गया है और 21 महीने में ये सड़क बनकर तैयार हो गई है और पटना के लोगों को इस सड़क के उद्घाटन का बड़े ही लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था, जिसके बाद अब ये सड़क निर्माण हो चुका है। और इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार के हत्या के बाद से ही काफी ज्यादा सियासत जो है गर्मा गई है बिहार में। आपको बता दें कि रुपेश कुमार सिंह की हत्या के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हर दावे के बावजूद पुलिस अब तक के अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पुलिस के ऊपर सवाल उठाना पसंद नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की विफलता के बाद नीतीश कुमार बुरी तरह से खींचे हुए हैं
और आज नीतीश कुमार से जब रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकाल दी। पटना के बिहार में सब कुछ ठीक है और मीडिया को इस तरह की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाकर उसे अब ऑनलाइन नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे जाने से इतने बुरी तरह भड़के हुए थे, उन्होंने मीडिया को जमकर खरी खोटी सुना दी। पत्रकारों को यहां तक कह डाला कि आप किसकी तरफ से पत्रकारिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से यह भी कहा कि जंगलराज के वक्त याद कर लीजिए बिहार में पहले कौन सा दौर था। हालांकि नीतीश कुमार पुलिस के ऊपर सवाल उठाना नागवार गुजर और वो काफी देर तक के पत्रकारों से ही बहस करते रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आर ब्लॉक दीघा पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी दौरान मीडिया से उनके सवाल पूछे जाने पर उन्होंने मीडिया पर ही भड़क गए। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अपने सुशासन के ऊपर सवाल उठाना पसंद नहीं आया है। पूरे बिहार पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 33वें नंबर पर है, लेकिन एक चीज फिर भी कुछ होगा। अगर कहीं किसी की हत्या है आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होगी और उसके कानून बना हुआ है और कोई फिर नहीं होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस दल और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, रुपेश कुमार सिंह की हत्या मामले पर जब सीएम से सवाल पूछे गए तो वो उस दौरान भड़क गए। आखिर इसको कैसे समझा जाए, जहां सरकार को एक तरफ इस मुद्दे को लेकर सुलझाना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह से भड़कते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक दीघा पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि आपने कहा था कि रुपेश सिंह हत्याकांड का जो उद्भेदन है 48 घंटे का अल्टीमेट आपने पुलिस को दिया था, तो इस सवाल पे नीतीश कुमार जो है काफी गुस्सा में दिखे। उन्होंने कहा कि आप उस दौर को याद कीजिए, लालू राज के दौर को याद कीजिए। उस समय जो क्राइम होता था, अब अभी के क्राइम में अभी जो भी क्राइम होता है उसका उद्भेदन तुरंत कर दिया जाता है। जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि बिहार में कोई भी अधिकारी जो है न पत्रकारों तक का फोन नहीं रिसीव करते, आम आदमी की ही छोड़ दीजिए, बिहार के डीजीपी की अगर बात करें तो डीजीपी पत्रकारों का फोन नहीं उठाते। इस बात पे वो काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी जीरो टॉलरेंस पे काम किया जा रहा है, यानी कि जो क्राइम हो रहा है उसकी सजा भी मिल रही है लोगों को। यानी कि पहले के दौर से उन्होंने कंपेयर किया, फिर उन्होंने पत्रकारों को ही खड़ी खोटी सुनाने लगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पत्रकार हैं वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कंट्रोल हुए नीतीश कुमार और उनका कहना था कि और मीडिया के सामने ही और डीजीपी को फोन लगाया और डीजीपी को भी सख्त लहजे में नीतीश कुमार ने चेताया कि आप जो भी पत्रकार हैं चाहे जो भी आदमी हैं उनका फोन को आप रिसीव किया कीजिए। फिर नीतीश कुमार का गुस्सा जो है शांत हुआ है। जी अभिषेक, ये शुरू से ही ऐसा होता आया रहा है, जब तक पत्रकारों द्वारा सवाल उठाते जा रहे हैं तब मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा जाता है कि आप विपक्ष की बोली बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से यह हत्याकांड हुआ और 48 घंटे में गिरफ्तार करने की बात खुद मुख्यमंत्री द्वारा कही गई थी और आज जब वही बात उनसे पूछी जाती है तो वो भड़क जाते हैं। आखिर इस रवैये को मुख्यमंत्री जी के किस प्रकार से लिया जाए? वहां पे उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, वहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। उसके अलावा बिहार सरकार के जो तमाम जो मंत्री हैं, मंगल पांडे मौजूद थे, पथ निर्माण मंत्री हैं, साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद थे। उनके बीच में उनका साफ तौर पे कहना था कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है, निष्पक्षता से जांच कर रही है, जांच में थोड़ी देरी होती है, लेकिन इस इशू को आप नेशनलाइज इशू न बनाए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कहीं भी क्राइम होती है, लेकिन मीडिया जो है
उस इशू को बहुत बड़ा बना देता है और लालू राज के समय का जो सिचुएशन है उसके साथ कंपेयर करने लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लालू राज का जो दौर था बहुत ही भयावह था। उस दौर के मुकाबले जो अभी का दौर है काफी खुशनुमा माहौल है और क्राइम ग्राफ जो है काफी कम है। नीतीश कुमार साफ तौर पे कहते दिख रहे थे और उसी दौरान मीडिया से उनकी बहस भी हो गई। मीडिया जो कर्मियों ने उनसे जब सवाल किया कि हम उस दौर को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन जब अभी प्रेजेंट दौर है उस दौर की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ बढ़ा है बिहार में। और आप दावा किए थे और वादा भी किए थे कि 48 घंटे के अंदर जो है जो इस रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ है उसका पुलिस को आपने 48 घंटे का समय दिया था कि जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन 48 घंटे से 60 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी भड़के हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा कि सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भड़क गए और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहता है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी खबर यह है कि पटना वासियों को अब एक 6 लेन वाली सड़क मिल गई है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, क्या खुशी देखी जा रही है लोगों के बीच जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, इसको लेकर जानकारी जानेंगे। बिल्कुल, आज आर ब्लॉक दीघा 6 लेन सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ये 6 किलोमीटर लंबाई है इस सड़क की। अब बिहार की पहली सड़क है जो 6 लेन की सड़क है। इस सड़क के बनाने में कुल जो खर्च हुए हैं 5.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। और इस सड़क की खासियत है कि जितने भी स्ट्रीट लाइट इसमें जलेंगे सब सोलर प्लेट से संचालित होने वाले स्ट्रीट लाइट हैं। और साथ ही इस सड़क के बन जाने से पटना वासियों को काफी सुविधा मिलेगी, यानी कि जाम से निजात मिलेगा पटना वासियों को। पहले जिस जगह पे सड़क बनी है तो यहाँ पे पटना जंक्शन से दीघा की ओर रेलवे ट्रैक गुजरती थी, लेकिन उस रेलवे ट्रैक पे कोई ट्रेन का परिचालन नहीं होता था। वो जमीन खाली पड़ी हुई थी, कोई परिचालन नहीं था। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पे इसको 6 लेन सड़क बनाया गया। मात्र 21 महीने में इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ। तो पटना वासियों के लिए कहें तो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जाम से निजात मिलेगा पटना वासियों को इस सड़क के बन जाने से। जी मुख्यमंत्री का इस प्रकार का रवैया एक बार फिर से सवाल बन गया है सभी के लिए कि आखिर राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके उसे कंट्रोल करने की जगह सीएम नीतीश कुमार इस तरह से भड़कते नजर आए हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं।
26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल को लेकर प्रदेश बीजेपी ने बड़ा सियासी दावा किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि सूबे में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। मोकामा में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए को खरमास के बाद तोड़ने का दावा करने वाले दल बदल श्याम रजक और उनकी पार्टी आज बिहार में सहायतास्पद हो गई है। बड़बोलेपन का परिचय देने वाले श्याम रजक का दावा कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार में एनडीए को तोड़ने की कोई भी कोशिश कभी कारगर नहीं होगी। हमेशा दल बदल की राजनीति करने वाले श्याम रजक का जो दावा था कि 14 तक 17 विधायक को तोड़ने का, कहां गए वो दावे, कहां गए वो 17 विधायक? श्याम रजक जी, ये बिहार की जनता को जवाब देना होगा। आपकी किरकिरी हो रही है, आप झूठे साबित हो रहे हैं, आरजेडी झूठा साबित हो रहा है। इन बातों से आपको बचना चाहिए और आपकी पार्टी को भी बचना चाहिए, क्योंकि आप तो दल बदल की खेती करते रहते हैं। लोग उस चरित्र के नहीं हैं। जो एनडीए के विधायक हैं वो उस चरित्र के नहीं हैं। एनडीए के विधायक एनडीए में रहेंगे और 5 साल तक सरकार चलेगी और आप टकटकी लगाते रहिए और टकटकी लगाते लगाते आपकी आंखें फूट जाएगी, लेकिन वो होने वाला नहीं है। और सांसद संजय सेठ के द्वारा कोयला मंत्री से खलारी के ढकरा में बंद पड़े सेंट्रल स्कूल पुनः चालू करने की मांग पर सीसीएल प्रबंधक भी अब गंभीरता से पहल करने लगे हैं। इस मामले को लेकर सीसीएल मुख्यालय से एक टीम ने खलारी के ढकरा में बंद पड़े सेंट्रल स्कूल का निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। टीम में सीसीएल मुख्यालय के जीएम एचआरडी और एसके सिंह और निर्मला देवी शामिल रहे। हम अपने कमेटी के सदस्यों के साथ इस भवन का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने में हमको यह करना है निर्णय कि क्या यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय फिर से खुल सकता है और पूरी तरह से संचालित हो सकता है। इसमें बहुत से पहलू अभी हमारे समक्ष लाए हैं। और खरमास समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर आपको बता दें कि राजगीर में निर्माणाधीन वेणुवन विहार पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे। उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पार्क को करीब 27 करोड़ की लागत से 21 एकड़ भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है, जो बिहार का पहला सबसे बेहतरीन पार्क साबित होगा। इसके साथ ही घोड़ा कटोरा में भी 4 करोड़ की लागत से 4 एकड़ जमीन में पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना है। इधर दोनों पार्क की निर्माण कार्य हो जाने के बाद देशी विदेशी पर्यटकों के लिए लुभाने के लिए काफी आकर्षक साबित होगा। इस पार्क में चिल्ड्रंस पार्क, नागालैंड की तर्ज पर होटल, रेस्टोरेंट, ओपन थिएटर, कन्वेंशन हॉल और फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है और इसके साथ ही पर्यटकों की व्यायाम के लिए एक्सरसाइज मशीन भी लगाई गई है, जो व्यायाम के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये जो ऐसे पार्क रेस्टोरेंट हो रहा है पार्क में, और ऐसे यहाँ का टूरिज्म में वो बहुत ऐसे पहाड़ का सब अपने को आता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा ऐसे रेस्टोरेंट बनाने से पार्क में। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं यहाँ? अभी जो और एक तो रेस्ट हाउस बना रहा है बेम्बू का। ये पीछे आपके पीछे जो है ये क्या चीज बना है?
वो रेस्ट। और समस्तीपुर सदर अस्पताल में पुलिस सुरक्षा घेरे में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लाई गई। खेप के इस मौके पर डीएम भी मौजूद रहे। डॉक्टर सतीश प्रसाद सिंह ने बताया कि 23,150 वैक्सीन आई है, जो 23,150 लोगों को दिया जाएगा। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का पहला डोज जिले के 11 सेंटरों पर दिया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां पूर्व में ही कर ली गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही देश को वैश्विक बीमारी कोरोना के संक्रमण से छुटकारा मिल सकता है। डीएम शशांक शुभांकर ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 2 चरण में पूरा किया जाना है। जो व्यक्ति पहले चरण में वैक्सीन ले लेगा उन्हें फिर 28 दिनों के बाद ही इसका दूसरा डोज दिया जाएगा। 45 दिनों के बाद ही शरीर में इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। हालांकि इस बीच लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। 115 घायल प्राप्त हुआ है। इसमें लाभार्थियों 11 जगह हम लोग को वैक्सीन लगाना है। एक दिन में 100 लाभार्थियों को लगेगा और एक व्यक्ति को 0.5 ml मास्क में। और देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर साहिबगंज जिला भी तैयार है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह के नेतृत्व में इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला आरसीएच कार्यालय में गुरुवार की सुबह वैक्सीन लाने क्षेत्र वैक्सीन स्टोर देवघर रवाना हुआ। वाहन देर शाम लगभग 7 बजे 584 वाइल वैक्सीन लेकर साहिबगंज के पुराना सदर अस्पताल स्थित जिला आरसीएच कार्यालय पहुंचा, जहां वैक्सीन वाहन का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। जिला में प्राप्त हुआ है। जिले में हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में यहाँ पे स्टोर बनाया है। टोटल हम लोग को जो पहला खेप है इसमें 584 वायल्स आज रिसीव हुए हैं, जिसको कि हम लोग 16 जनवरी से शुरू करेंगे। पूरे देश में शुरू होगा। हम लोग के यहाँ 2 सेशन साइट्स 2 जगह पे शुरू करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, दूसरा बरहेट सीएचसी में। टोटल ये जो हमको मिला है ये लगभग 5800 इसमें वैक्सीन लगे जाने हैं, क्योंकि 2 डोज एक आदमी को देना है, तो लगभग 2800 लोगों को ये सफिशिएंट। और समस्तीपुर के केवस निजामत पंचायत में पहली बार महिला क्रिकेट का आयोजन पंचायत के मुखिया राजीव कुमार राय के द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्र की लड़कियों में क्रिकेट के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। जिले के ग्रामीण इलाके केवस निजामत में पहली बार हुए इस आयोजन में लड़कियों के व्हाइट 11 और रेड 11 के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें व्हाइट 11 पहले बल्लेबाजी कर 12 ओवर से 159 रन बनाकर रेड 11 के समक्ष 160 रन का लक्ष्य रखा, जिसके खिलाफ रेड 11 117 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। इस मैच में व्हाइट 11 ने 42 रनों से जीत हासिल की। और इस दौरान मुखिया राजीव कुमार राय ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजन से बेटियों का मनोबल बढ़ेगा, वो आने वाले समय में अपने गांव का नाम रोशन करेंगी। और आपको बता दें कि एक वुमेन्स क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें व्हाइट 11 और रेड 11 टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कि रेड 11 टीम ने जीत हासिल की है। और मुखिया ने कहा है कि इस प्रकार से मनोबल बढ़ेगा लड़कियों का और वो गांव का नाम रोशन करेगी। समस्तीपुर की एक खबर, जहां पर इस प्रकार के क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और व्हाइट 11 टीम ने जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर पूर्व में भी क्रिकेट का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष लड़कियों का एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जो बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने अच्छा क्रिकेट का खेल दिखलाया और जबकि प्रैक्टिस इन लोगों के द्वारा कंटिन्यू नहीं किया जाता था, फिर भी आज अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेल दिखलाया है। और हम लोगों का यहाँ पर था, जो भी आयोजक थे या हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों के बीच मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्रिकेट खेल के, क्योंकि ये हमारे गांव में सबसे पहली बार हो रहा है और हम लोगों की रिक्वेस्ट की वजह हमारे जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने समझा बात को और ये कराया। तो सबसे पहले मैं थैंक यू ऑर्गेनाइजर को, हम लोगों पे भरोसा दिया और लड़कियों पे भरोसा किया। सबसे पहली बात जो कि गांव में नहीं होता है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे लड़कियां को हमेशा नीचे देखा जाता है कि लड़कियां हो कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां हो घर के अंदर रहो, बड़ी हो गई तो शादी करा दो। बस बेटियां इसके लिए नहीं बनी हुई है, बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती। और जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात जयनगर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव निवासी इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट के जूनियर कमांडेंट ऑफिसर शहीद हो गए। आपको बता दें कि 39 साल के हेमशंकर प्रसाद पिता रामचंद्र शाह देश के
खातिर शहीद हो गए। शहीद आर्मी ऑफिसर के भाई हरिशंकर शाह ने बताया कि उनके भाई देश की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात थे। 1 जनवरी को परिजनों से मोबाइल पर संपर्क हुआ, लेकिन 3 जनवरी को आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना आई कि आर्मी ऑफिसर प्रसाद का तबियत अचानक खराब हो गई है, लेकिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण पोस्ट तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इलाज के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जिसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना आई कि कमांडिंग ऑफिसर की मृत्यु हो गई है। आर्मी ऑफिसर के नहीं रहने पर पूरा गांव में मातम छा गया है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर देर रात गांव आते ही पूरा गांव सन्न हो गया। शहीद हेमशंकर प्रसाद उर्फ पप्पू की शहादत पर जिला के सभी पदाधिकारी और सांसद विधायक भी मौजूद थे। सभी ने नमन आंखों से फूल माला से इनके पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात जयनगर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव निवासी इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए। आपको बता दें कि 39 साल के हेमशंकर प्रसाद शहीद हो गए हैं और शहीद आर्मी ऑफिसर के भाई हरिशंकर शाह ने बताया कि उनके भाई देश की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात थे। 1 जनवरी को परिजनों से मोबाइल पर बातचीत हुई थी, लेकिन 3 जनवरी को आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना आई कि आर्मी ऑफिसर प्रसाद की तबियत अचानक खराब हो गई है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण से उनकी मौत हो गई। देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे गांव के एक जवान गलवान घाटी में शहीद हो गए हैं, लेकिन पूरे ग्रामीण के लिए गर्व की बात है कि हमारे पंचायत में भी ऐसे नौजवान हैं जो सेना में जाके देश का नाम रोशन करते हैं। और लातेहार जिले के महुआडार थाना क्षेत्र के सिंद्रा गांव के निकट सुनसान खेत में एक महिला का शव मिला है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल सिंद्रा गांव के कुछ ग्रामीणों ने गांव में थोड़ी दूर पर स्थित सुनसान खेती में महिला का शव पड़ा देखा। इसी के बाद ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। बाद में स्थानीय लोगों ने महिला की पहचान की और घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। वहीं घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को भी दी। वहीं मृतक महिला की पहचान सिद्रा गांव की ही सोमरी देवी के रूप में की गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। हालांकि महुआडार थाना प्रभारी असीम रजक ने कहा है कि जब तक महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।